अरेबियन नाइट्स या फिर 1001 कहानियाँ या अलिफ लैला की कहानियाँ जो हम कहते हैं, वो सेंट्रल एशिया, चीन, इराक, ईरान, टर्की, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, लीबिया, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सारी जगहों की कहानियों का एक संकलन है। और ये सारी कहानियाँ पहली बार यूरोप में एक व्यक्ति था, एंटोनियो गैलान ने 704 में शायद फ्रेंच लैंग्वेज में पहली बार यूरोप में इसे प्रेजेंट किया था, पब्लिश भी किया था। इसके लेटर वर्जन्स भी पब्लिश किए थे और लेटर ऑन बहुत सारे सालों के दौरान कई सारी कहानियाँ एड ऑन होती गई। जैसे अली बाबा चालीस चोर की कहानी बाद में ऐड हुई है, उसका जो पहला संस्करण था उसमें ये नहीं थी। लेकिन अब मेजर फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अरेबियन नाइट की पूरी कहानियों में अरेबियन कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अरेबियन वर्ल्ड या अरेबियन पेनिनसुला में घटी हुई कहानियाँ या सऊदी अरेबिया या अरेबिक कंट्रीज़ में घटी हुई कहानियाँ ये नहीं है। मेजरली मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ कि अली बाबा चालीस चोर की कहानी पर्शिया में घटित हुई है। कुछ मेजर हारून रशीद वाली जो कहानियाँ हैं वो बगदाद में या फिर इराक में घटी हैं। जो बहुत फेमस जो कहानी है अलादीन और जादुई चिराग की कहानी, वो चीन की कहानी है। इसका कनेक्शन अफ्रीका में भी मिलता है, लेकिन इसमें कुछ भी अरबिक नहीं है। टीवी सीरियल्स, कार्टून्स वगैरह में ये बता दिया गया है कि ये अरबिक है, रेगिस्तान के बीच में महल है, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल कहानी आप पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट एरिया में घटी हुई कहानियाँ हैं। अरेबियन नाइट्स में खलीफा हारून रशीद की कहानियाँ हैं, वो ऐतिहासिक है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जितनी भी कहानियाँ हैं कभी न कभी वो घटी हैं। उनका समय काल क्या था, एक्चुअल उनके नाम क्या थे पात्रों के, वो डिफरेंट हो सकते हैं। भारत में भी कुछ ऐसी बुक्स हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। बेताल पच्चीसी है, सिंहासन बत्तीसी है और पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। इसे भी इतिहासकार या हमारा जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस का जो जोन है उसमें ये माना जाता है कि ये भी काल्पनिक है। एक मेजर रीज़न जिसके कारण ये इन्हें काल्पनिक घोषित ऐसे ही कर दिया जाता है वह यह है कि विक्रमादित्य से जुड़ी हुई चीज़ें वैसे भी काल्पनिक है, क्योंकि विक्रमादित्य खुद काल्पनिक है, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि विक्रमादित्य अगर काल्पनिक है तो विक्रम संवत नाम का जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, जो चैत्र से अभी हाल ही में जैसे शुरू होता है, अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च तक का, ये कैलेंडर कैसे एग्जिस्ट करता है और इसका नाम विक्रम संवत क्यों रखा गया? कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि विक्रम का मतलब पराक्रमी होता है, तो किसी पराक्रमी राजा के नाम पे हमने रखा। अच्छा ठीक है, एक शक संवत भी चलता है, वो किसने चलाया? वो अभी विक्रमादित्य ने चलाया। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही वो स्टार्ट हुआ। कैसे? शकों को हराने के कारण या शकों को हराने के बाद का काल जो है वो शक संवत है। कुछ लोग कहते हैं कि शकों के आने के बाद का काल है। इसमें मतभेद हो सकते हैं, एनालिसिस का विषय है। हम विक्रम संवत पे आते हैं। विक्रम संवत अभी चल रहा है 2083-82 लगभग। तो इस कालखंड में, मतलब इस 2083 साल पहले एक विक्रमादित्य नाम का राजा था जिसने एक अच्छे शासन को लाया और उसकी प्रचंड विजय और उसके बहुत ही अच्छे शासन के कारण इस पूरे काल का नाम विक्रम संवत रखा गया। जैसे जीसस के कारण एनो डोमिनी, या फिर आप बोलो कि आफ्टर डेथ, या फिर आप बोलो कि एडी, ठीक है, एडी वाला जो पूरा जोन चल रहा है और क्राइस्ट के बिफोर का जो पीरियड है, बिफोर क्राइस्ट बीसी चलता है, ऐसे ही विक्रम संवत विक्रमादित्य के बाद का समय है। किसी भी राजा के होने या न होने के प्रमाण हमें दो तरीके से मिल सकते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा है लिटरेरी एविडेंस। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि हिस्टोरियंस लिटरेरी एविडेंस को भी कंप्लीटली नहीं मानते हैं। उन्हें जो सूट करता है वो वैलिड हो जाता है, उन्हें जो सूट नहीं करता है या फिर जो उन्हें ठीक नहीं लगता है वो इनवैलिड हो जाता है। हम कुछ लिटरेरी एविडेंस की बात करते हैं जो विक्रमादित्य के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करती है। जैसे कुछ पौराणिक ग्रंथ हैं हमारे, जैसे भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में विक्रमादित्य, राजा भोज, इन सभी का वर्णन मिलता है। मोहम्मद का भी वर्णन मिलता है जो पैगंबर मोहम्मद है। और भी अन्य वायु पुराण है,
स्कंद पुराण है, उनमें भी कुछ ऐसे राजाओं का वर्णन मिलता है जिसे आज के हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये मगध राजवंश से रिलेटेड राजा रहे हैं, बृहद्रथ राजवंश से रिलेटेड राजा रहे हैं। जैसे बिंबिसार है, जरासंध है, बृहद्रथ है, या फिर मौर्य वंश के राजा हैं, चंद्रगुप्त है या बिंदुसार है। इन सभी राजवंशों से सिमिलर कुछ राजा मिलते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक मैच होते हैं उन ग्रंथों से जो जिसे हम आज पुराण कहते हैं। तो उन पुराणों को उतना ही हम मानेंगे जितना हमें सूट करता है, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। लेकिन उन्हीं पुराणों, जिन पुराणों से हमें इन सारे राजाओं के बारे में पता चल रहा है, उन पुराणों को कंप्लीटली नहीं मानेंगे। हम कंप्लीटली नहीं मानेंगे, हमें जितना लगता है हम उतना मानेंगे, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। हिस्टोरियंस का ऐसा स्टैंड है। भविष्य पुराण को हम मानेंगे उतना ही जितना हमें सूट करता है। मेरा ये सवाल है कि कृष्ण भगवान हैं या थे, राम भगवान थे, ऐसा हमें रामायण के कारण मिलता है, श्रीमद् भागवत पुराण के कारण मिलता है, महाभारत के कारण हमें पता चलता है कि कृष्ण भगवान थे। लेकिन हम मानते तो हैं कि कृष्ण भगवान थे, लेकिन महाभारत को हम कंप्लीटली नहीं मानेंगे। अरे जिस ग्रंथ के कारण आपको लगता है, आपको पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति एग्जिस्ट करता था, मतलब आपको उस ग्रंथ पे विश्वास होना चाहिए, लेकिन उस ग्रंथ पे आपको कंप्लीटली विश्वास नहीं है कि हाँ उस ग्रंथ में जो जो चीज़ें लिखी है, यार ये थोड़ा सा हाइपर हो गया, ये थोड़ा सा पिक्टोरियल हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा अनुप्रास अलंकार लगा दिया, यहाँ पे अतिशयोक्ति लगा दी, हम ये मानने लग जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना कॉन्सेप्ट है। आज आपको लगता है कि ये चीज़ें सच हैं क्योंकि आपने आज कुछ रिसर्च कर ली, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देख लिया आपने ग्रह नक्षत्रों में, उसको आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, रिग्रेशन एनालिसिस किया और पता चला कि हाँ यही कॉम्बिनेशन ग्रह नक्षत्रों का 5000 साल पहले भी हुआ होगा, और यही ग्रह नक्षत्र हमें पर्टिकुलर ग्रंथ में, एक पर्टिकुलर खंड में, श्लोक में मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये 5000 साल पहले ये घटना हुई होगी। ये एनालिसिस आज आप सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये सच है। कल को और भी चीज़ें एडवांस्ड आपके सामने आएगी, उस समय आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, एज इट इज़ पूरा का पूरा ग्रंथ सही है। आज आपको नहीं लग रहा है तो यार डिबेट हो रही है, यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से रामायण को 12,000 साल पहले और महाभारत को 5,000 साल पहले या 7,000 साल पहले स्थित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरी तन मन धन लगा दिया है कि मैं ही सही हूँ। 5000 BC में, मतलब 7,000 साल पहले महाभारत और 12,000 BC में रामायण घटी थी। ठीक है, तो इन सभी प्रयासों का जो आपका मूलभूत कारण है वो है आपका लिमिटेड नॉलेज। जैसे ही आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका साइंस बढ़ता है, या फिर आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स मिल जाते हैं आपको जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, तो आपकी वो डेटिंग चेंज हो जाएगी, आपके वो फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आज कुछ और कल कुछ और, जितना, लेकिन हाँ हम मानेंगे नहीं जो वहाँ लिखा हुआ है। तो जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं आपके, वो हम नहीं मानेंगे। हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी चाहिए। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के प्रूफ्स भी आपको मैप करने हैं विदेशियों के साथ कि हाँ ये क्या एक्सेप्टेबल होगा यूरोप में, अमेरिका में, मेरे जर्नल पब्लिश होंगे या नहीं होंगे। उस हिसाब से आप राइटिंग करते हो, उस हिसाब से आप प्रेजेंट करते हो, है ना। मतलब लोगों को अतिशयोक्ति नहीं लगनी चाहिए। आज आपको जो अतिशयोक्ति लग रही है वो कल को हो सकता है न लगे, है ना। कल को आपको वो चीज़ लॉजिकल लगने लगे तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब आज के समझ के हिसाब से हम रिसर्च कर रहे हैं क्या, ऐसा हम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे विक्रमादित्य पे। तो हम अभी वेल नोन विक्रमादित्य जो इतिहास में माना जाता है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त वंश का एक शासक है। पहली बात तो मैं इस चीज़ में बड़ा डिफर करता हूँ, इस चीज़ में मैं असहमत हूँ कि इतिहासकार क्या कहते हैं, जहां जहां गुप्त नाम मिला उन राजाओं की एक सीरीज बना दो और गुप्त वंश बना दो। अच्छा, विष्णुगुप्त चाणक्य भी तो गुप्त लगता था उसके नाम पे, तो क्या वो भी गुप्त वंश का था? उसका भी सरनेम गुप्ता था क्या? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है। इसके बाद आते हैं घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त। रामगुप्त का काल बड़ा छोटा सा है। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर उसी को हम विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं, मतलब इतिहास में। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और लेटर कुछ राजा आते हैं।
कुछ लोगों ने उत्थान का काम किया, गुप्त साम्राज्य को बढ़ाया, कुछ लोगों ने उसको प्रिजर्व किया, सशक्त बनाया, और कुछ लोगों ने उसकी रक्षा की। स्कंदगुप्त उनमें से एक है जिन्होंने उसकी रक्षा करी, गुप्त वंश की और पूरे भारत की उन्होंने से रक्षा करी। तो ये जो गुप्त वंश है उसमें हम टाइमलाइन अगर बात करें तो 420 AD के आसपास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल आता है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों को रिलेट करना चाहता हूँ यहाँ पे ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। और 600 साल बाद 1000 AD के आसपास उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन को मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, प्लेस भी हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो उज्जैन में राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और 600 साल बाद राजा भोज आ जाते हैं। राजा भोज के काल पे भी एक बुक मिलती है, उसका नाम है सिंहासन बत्तीसी। हम बुक्स पे बात कर रहे थे, कहानियों पे बात कर रहे थे, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे आया कि सिंहासन बत्तीसी में 32 कहानियां हैं जो विक्रमादित्य की ग्लोरी डिफाइन करता है। ठीक है, इसे भी काल्पनिक मान लिया गया, बस शिक्षा के लिए, एक सिलेबस की तरह गुरुकुल में या स्कूलों में पढ़ाने के लिए, ताकि एक एग्जाम्पल्स के तौर पे पता चल सके कि व्यक्ति कैसा है, डिसीजन कैसा होना चाहिए राजा का या किसी एडमिनिस्ट्रेटर का, इसको सिखाने के लिए ये बुक लिखी गई है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये जो 600 साल का डिफरेंस आता है, ठीक है, दोनों राजाओं के बीच में, एक राजा जो एक पुराने राजा की बात को पढ़ रहा है सिंहासन बत्तीसी में, या सिंहासन बत्तीसी की कहानियां सुन रहा है, तो इस 600 साल के डिफरेंस को मैं थोड़ा ऊपर 400 साल शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, बस एक हाइपोथेटिकल एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। सपोज ये पेंसिल मेरी टाइमलाइन है, यहाँ पे है विक्रमादित्य बैठे हैं, और यहाँ पे 600 साल के गैप में राजा भोज बैठे हैं। अब हम इसको 400 साल ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 600 साल, अब इसको टाइमलाइन भी देख लेते हैं, 400 AD और 400 AD, और ये है 1000 AD। अब इसको 400 साल ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये 0 AD के आसपास पहुंच जाएंगे विक्रमादित्य, और ये 600 AD के आसपास राजा भोज पहुंच जाएंगे। अब हम लेते हैं अपना एक धर्म ग्रंथ, ठीक है, हम ले लेते हैं एक भविष्य पुराण को। तो भविष्य पुराण में ये लिखा है कि मोहम्मद, मतलब पैगंबर मोहम्मद की बात हो रही है, जो सऊदी अरेबिया में मक्का, मकेश्वर महादेव और मेदिना नाम के एक शहर है जो इसे हम मदीना कहते हैं, उस काल में, उस प्लेस में आमना सामना होता है या फिर वार्ता होती है दो कंटेम्प्ररी पर्सन्स की, मोहम्मद और राजा भोज की। ठीक है, और इनका काल क्या है, हिस्ट्री मानती है 600 AD। तो भविष्य पुराण की माने, चाहे कहीं कहीं पे भी लिखा हो वो, ठीक है, मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ कि भविष्य पुराण वेद व्यास ने लिखा था 5000 साल पहले, या फिर लेटर ऑन भविष्य पुराण में धीरे धीरे एडिशंस होते गए डिफरेंट स्कूल्स में। तो अभी हम मान रहे हैं कि इसी टाइमलाइन पे दोनों एग्जिस्ट करते थे एज पर भविष्य पुराण। इसका मतलब ये सीधा 600 साल के गैप में विक्रमादित्य को शिफ्ट कर देता है 0 AD के आसपास, और वहीं से हमें मिल जाता है 2086 का विक्रमी संवत हमें मिल जाता है, जो इस चीज़ को तो प्रूफ कर देता है। ये तो बहुत बेसिक लॉजिकल कैलकुलेशन मैंने बताया है, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन एक बेसिक लॉजिक कैलकुलेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन से मैंने यहाँ पे एक हिंट देने की कोशिश की है, एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश की है आपके माइंड में। जो आप ये मानते हैं कि सारे हिस्टोरियंस और हमारी जो जितना पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो कहता है वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने एजम्पशन से बना रखे हैं। मैं तो इस चीज़ पे भी मुझे डाउट है, या फिर मैं डिसएग्री करता हूँ जितना मेरा नॉलेज है, कि ये गुप्त वंश जो क्रिएट कर रखा है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। कुछ राजाओं का जो नाम है उसके सामने गुप्त लगा, सबको एक कुल में ऐड कर दो, ठीक है, सभी को एक कुल में ऐड कर दिया। विक्रमादित्य के रत्न हुआ करते थे, ठीक है, उसके दरबार में वराह मिहिर थे, कालिदास थे, और बहुत सारे अन्य व्यक्ति थे। इस पे भी कभी हम चर्चा करेंगे। तो ये इन सभी रत्नों का, वराह मिहिर का, कालिदास का, इनका टाइम भी एक होना चाहिए ना, क्योंकि वो विक्रमादित्य के दरबार में थे, लेकिन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एनालिसिस नहीं करना है, हमें नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा, अगर हम पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, जान लेंगे, हमारी ये कहानियाँ जो हम मानते हैं कि काल्पनिक है वो सत्य साबित हो जाएंगी। जैसे बेताल 25 से रिलेटेड कुछ कहानियों में सत्यता मिल गई, या फिर
सिंहासन बत्तीसी की कहानियों में कुछ सत्यता मिल गई, तो इससे तो ये प्रूफ हो जाएगा ना कि विक्रमादित्य एक्चुअल में था। अगर विक्रमादित्य जैसा सम्राट, महान सम्राट, जिसके नाम पे पूरा का पूरा कैलेंडर चल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब वो था तो बहुत पावरफुल चक्रवर्ती राजा, ठीक है, उस समय का सबसे महान राजा, तब वो रोमन, उसी काल में रोमन एम्पायर को सबसे महान कैसे ठहराओगे? ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो फिर इंडिया को सुपीरियर बताना पड़ेगा, इंडिया को प्रिमिटिव नहीं बता पाओगे। इंडियंस में हमें आत्मविश्वास जगाने का एक अच्छा मुद्दा मिल जाएगा इंडियंस को, तो ये नहीं होना चाहिए। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। तो हम शुरू से चर्चा कर रहे थे डिफरेंट बुक्स के बारे में, तो हम ये मान लेते हैं कि अलिफ लैला में कुछ कहानियाँ हिस्टोरिकल हैं, कुछ काल्पनिक होगी, वहाँ हम क्रेडिट दे देते हैं कि अरेबिया को क्रेडिट, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे गलत लोगों को क्रेडिट देना है, वहाँ लोगों को सही साबित करना है। वो कहानियाँ भी सच्ची हो सकती हैं, ऐतिहासिक हो सकती हैं, ये हम मानने को तैयार हो जाएंगे इंडियंस। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ, विक्रम बेताल की कहानियों में सत्यता हो सकती है, ठीक है। हाँ, उस कहानी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, अलग अलग संस्करण के कारण उसमें कुछ चीज़ें मिलावटी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही एकदम एक सिरे से सब कुछ एक जैसा अच्छा ही है, एक्यूरेट है, हो भी सकता है एक्यूरेट जो लिखा है, मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट है कि ऐसा तो नहीं था, हमने हिस्ट्री बुक में तो नहीं पढ़ा। अरे तो पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक्स केवल पढ़ करके आपके दिमाग में ये आ जाता है कि हाँ यही था। वैसे भी एनसीईआरटी की बुक्स आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। जितने भी हम जितने भी लोग हैं, मेरे एज ग्रुप के हों, 30+ हों या 30 से बिलो हों, या आज के स्कूल स्टूडेंट्स हों, वो सारा हिस्ट्री बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो कई बार सीरियल्स में जो हमें बताया वही हम मान लेते हैं। सीरियल्स में दिखा दिया कि हाँ, चंद्रगुप्त जो था उसका कहीं किसी के साथ अफेयर था, वो हम मान लेते हैं। हम कृष्ण भगवान के कैरेक्टर पे सवाल उठा देते हैं कि अरे वो गोपियों के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी एज कितनी दिखाई जाती है सीरियल्स में, और एक्चुअल एज क्या थी उनकी जब वो मथुरा गए थे तो वो 10.5 साल के थे, 10, 11, 12 मान लीजिए। लेकिन हमें उनको दिखाते हैं वयस्क 18-19 साल का लड़का, दाढ़ी मूछ शेव किया हुआ, ठीक है। तो आपके माइंड में तो डाउट आएगा ही ना। पेश ही आपके सामने इस प्रकार से लोग कर रहे हैं और आप उनको सत्य मान रहे हो। हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और हमें ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एक्चुअल ट्रुथ क्या है, तब हम इन चीज़ों में क्लैरिटी ला पाएंगे।